नमस्कार दोस्तों, कहानी वाला लाइव के फेसबुक पेज, कहानी वाला YT लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर, इस फेसबुक पेज पर हम रिव्यू करते हैं दुनिया भर में लिखी गई अच्छी किताबों का। और इस समय हम पढ़ रहे हैं जेम्स क्लियर की सबसे फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स का। इस किताब को 10 लाख लोगों ने पढ़ा है। इस किताब से 10 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। तो इस किताब को हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। आज इस किताब पर हमारा आखिरी वीडियो है, चौथा वीडियो। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। आप चाहें तो उसे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए, बुरी आदतों की लत को कैसे रोका जाए। दूसरा होगा कि अच्छी आदतों को आसानी से कैसे सीखा जाए। और तीसरा होगा कि अपने उन सर्कमस्टांसेस को, अपनी उन खूबियों को कैसे पहचाना जाए जो हमारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। और इन तीनों टॉपिक्स को हम अलग अलग केस स्टडीज के माध्यम से पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में एक गुरु मंत्र जो इस किताब से मैंने सीखा है और जो आपके लिए भी जानना जरूरी है, वो आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने लिखा है कि रिजल्ट्स हमारे हैबिट एडॉप्शन को अफेक्ट करते हैं। और इस की फैक्टर को समझाने के लिए जेम्स क्लियर ने चर्चा की है न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। तो न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे एक्टिवेट किया जाए, इससे जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को उन्होंने इसमें लिखा है। तो अमेरिका में एक प्रोफेसर हुए जो प्रोफेसर होने से पहले एक समय में वर्ल्ड वॉर 2 में सैनिक भी थे, फाइटर प्लेन उड़ाया करते थे। तो जब वो पढ़ाने लगे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या किया जाए कि देश न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल को कम से कम करें या न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। यह दौर था 70 और 80 का। ये वो दौर था जब दुनिया का हर सक्षम देश न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था और वो न्यूक्लियर शक्ति को पाना चाह रहा था। ऐसे में दुनिया पर यह खतरा मंडरा रहा था कि अगर ज्यादा से ज्यादा देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो कोई ना कोई इसके इस्तेमाल करने की गलती जरूर करेगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल पर हुई चर्चा में प्रोफेसर साहब से पूछा गया कि ऐसा क्या किया जाए कि कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल करने से हिचकिचाए, आसानी से न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट ना करे। तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि इंसानी दिमाग, ह्यूमन हैबिट्स के हिसाब से अगर आप समझें तो कोई भी इंसान उस हैबिट को या उस काम को आसानी से कर लेता है जिसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी होती है, यानी कि जिस काम को करने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है, जिसकी प्रोसेस बहुत आसान होती है, उस फैसले को लेने से अक्सर हम कम हिचकते हैं, कम सोचते हैं। लेकिन जिस प्रोसेस को पूरा करने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, बहुत डरावनी होती है, उस फैसले को लेने से हम खुद को रोकते हैं। न्यूक्लियर बटन दबाना और उससे न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देना, ये प्रोसेस इतनी आसान रखी जाएगी तो बहुत मुमकिन है कोई भी देश जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा वो इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे जरूर करेगा। तो आमतौर पर यह समझ है कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए उस देश के राष्ट्र अध्यक्ष के पास अधिकार होता है। यानी कि अगर इसको फिल्मों के तरीके समझें, किसी ब्रीफ केस से ऑपरेट होता होगा और उसमें वो स्विच दबाएगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगी और तबाही मच जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर जटिल बना दिया जाए, जिस भी प्रेसिडेंट या राष्ट्र अध्यक्ष के पास ये अधिकार है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकता है, तो उसके पास हम एक आदमी को अपॉइंट करें, उस आदमी के सीने में एक कैप्सूल इम्प्लांट करें जिसमें कि न्यूक्लियर कोड होगा। तो यानी कि अगर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने की नौबत आने वाली है, तो जिस भी प्रेसिडेंट, जिस भी राष्ट्र अध्यक्ष को न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने का फैसला लेने
की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वो अपने साथ इस व्यक्ति को, जिसके सीने में न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड का कैप्सूल है, उसका मर्डर करना पड़ेगा। और मर्डर भी बहुत क्रूर होगा क्योंकि वो कैप्सूल उसके सीने में है, तो उसके सीने को चीरना होगा और फिर उसे उस कैप्सूल को पाना होगा। तो यानी कि आप देखिए प्रक्रिया कितनी क्रूर है, कितनी जटिल है। अगर कोई प्रेसिडेंट लाखों लोगों की जान लेने का फैसला करता है, किसी देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का फैसला करता है, तो उसे इस जटिल प्रक्रिया को खुद करना पड़ेगा। उसे एक व्यक्ति की हत्या करनी पड़ेगी, तब जाकर उसे न्यूक्लियर कोड मिलेगा। तो प्रोफेसर के इस सुझाव से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई गलत फैसला, अगर कोई ऐसा फैसला जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और फिर भी हम उसे लेना चाहते हैं, तो उसके रिजल्ट्स के बारे में चर्चा कीजिए। उसके रिजल्ट्स से बनने वाली तस्वीर को अपने सामने देखिए, तो आप गलत फैसले लेने से खुद को रोक पाएंगे। यानी रिजल्ट्स से आपकी हैबिट, आपके डिसीजंस अफेक्ट होते हैं। अगर आप इसका उल्टा कर दें, किसी हैबिट से या किसी काम से होने वाले अच्छे नतीजे की तस्वीर आप तैयार कर लें, तो आप ऑटोमेटिकली इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में एक बात और जिसका जिक्र जेम्स क्लियर ने इस किताब में किया है, वो ये कि अच्छी आदतों की एक खासियत ये होती है कि वो कुछ समय बाद बोरियत में तब्दील हो जाती है। अगर आपको रोजाना जिम जाने के लिए कहा जाए तो 15-20 दिन के बाद आपके लिए वो रिपीट करना बोरियत से भरा होगा। लेकिन अगर आपने उस बोरियत के पीरियड को इंटरेस्टिंग बना लिया, आसान बना लिया, तो आप जिम जाने की इस हैबिट को आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की रिवॉर्ड्स के बारे में। कैसे अगर हम अपनी आदतों से रिवॉर्ड्स को जोड़ दें, रिवॉर्ड्स का मतलब है कि फायदों की बात करें, तो हम अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। इस टेक्निक को दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों ने आजमाया है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स हमको बेचे हैं। तो इस बात को समझाने के लिए जेम्स क्लियर ने बात की है 18वीं शताब्दी के बारे में। 18वीं शताब्दी में रिगलीज नाम की एक कंपनी च्युइंगम बनाना शुरू करती है। जब उसने पहली बार च्युइंगम को मार्केट में उतारा तो उसको लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता नहीं बनी। लेकिन उसने कुछ सुधार किए। वो सुधार क्या थे? वो सुधार ये थे कि च्युइंगम में उन्होंने फ्लेवर्स ऐड करना शुरू किए, मिंट फ्लेवर, दूसरे बहुत सारे फ्लेवर, जिनसे लोगों में च्युइंगम को खरीदने का एक्साइटमेंट बढ़ा। और जब इस चीज पर चर्चा की गई, इस चीज पर रिसर्च की गई कि पहले च्युइंगम क्यों नहीं बिकी और जब उसमें फ्लेवर्स ऐड किए गए तो च्युइंगम की सेल्स में कैसे उछाल आया, तो ये पता चला कि जब आप किसी चीज के साथ एक रिवॉर्ड जोड़ते हैं, मतलब कि उससे होने वाले फायदे को जोड़ते हैं और उस फायदे को लेकर आप उपभोक्ता को कन्विंस कर लेते हैं, तो वो उपभोक्ता उस चीज को दोबारा भी हासिल करना या इस्तेमाल करना चाहेगा। इसी टेक्निक को आज के दौर में टूथपेस्ट कंपनियां बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करती हैं। टूथपेस्ट का मेन काम होता है दांतों की सफाई, उसमें फ्लेवर्स का क्या काम। लेकिन जब उसमें फ्लेवर्स ऐड कर दिए जाते हैं तो साथ में आपको यह भी बताया जाता है कि आप इस चीज की खुशबू आपकी सांसों में भी रहेगी। और ये जो एक चेंज है, ये जो एक रिवॉर्ड आपको टूथपेस्ट के इस्तेमाल के साथ मिल रहा है, वो आपको टूथपेस्ट की हैबिट डालने में मदद करता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मेन काम कुछ और है, लेकिन उनके सामने, उनके साथ जो रिवॉर्ड्स जोड़े गए हैं, उनसे होने वाले अनचाहे फायदे जो जोड़े गए हैं, वो उनकी आदत डालने में आपको मदद करते हैं। तीसरी और आखिरी चीज जो हमने इस किताब से सीखी वो ये
कि आप सही फैसले, सही परिस्थितियों का चुनाव, सही चीजों का चुनाव, सही हैबिट्स का चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए जेम्स क्लियर ने कंपैरिजन किया है दो एथलीट्स का, दो ऐसे महान एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल्स जीतने की झड़ी लगाई। एक तरफ है माइकल फेल्प्स जो स्विमिंग करते हैं और उन्होंने ओलंपिक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी तरफ एक ऐसा एथलीट जो बहुत फेमस तो नहीं है लेकिन उसने भी बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं। माइकल फेल्प्स और एल गुरोज के कंपैरिजन से जेम्स क्लियर ने समझाया है कि कैसे आप सही डिसीजंस ले सकते हैं और सही परिस्थितियों की पहचान कर सकते हैं। तो एक तरफ है माइकल फेल्प्स जिनकी हाइट अगर आप देखें तो वो 6 फुट 6 इंच के आसपास है, और दूसरी तरफ एल गुरोज है जिनकी हाइट सिर्फ 5 फुट 6 इंच है। लेकिन इन दोनों एथलीट्स में एक चीज कॉमन है और वो एक चीज है उनकी पैंट की साइज। यानी माइकल फेल्प्स 6 फुट 6 इंच के होने के बाद में भी उसी साइज की पैंट पहनते हैं जो 5 फुट 6 इंच के एल गुरोज पहनते हैं। यानी कि शरीर के आकार के हिसाब से एल गुरोज की टांगे लंबी है और माइकल फेल्प्स की टांगे शरीर के अनुपात के हिसाब से छोटी है। लेकिन ऊपरी धड़ जिसे हम टॉर्सो बोलते हैं इंग्लिश में, वो माइकल फेल्प्स का बड़ा है और एल गुरोज का उनकी टांगों के मुकाबले में छोटा है। ये दो बायोलॉजिकल फैक्टर्स उनको उस स्पोर्ट्स में हेल्प करते हैं जिसमें वो माहिर हैं। बड़ी पीठ और बड़े टॉर्सो के होने की वजह से माइकल फेल्प्स आसानी से स्विमिंग कर पाते हैं। दूसरी तरफ एल गुरोज बड़ी टांगे होने की वजह से ज्यादा बेहतर धावक बन सके। तो दोस्तों, जो बायोलॉजिकल कंडीशंस हमें जन्म से मिलती हैं, सबसे पहले आपको उनकी पहचान करनी है कि बायोलॉजिकली आप किस चीज में स्ट्रांग है। अगर आप उससे जुड़ा कोई फैसला करते हैं, उससे जुड़ी कोई हैबिट डालते हैं, तो आप उसे लंबे समय तक कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। अगर आप इस चीज को रिवर्स कर दें, अगर आप माइकल फेल्प्स को कहें कि वो दौड़ें और आप एल गुरोज को कहें कि वो स्विमिंग करें, तो शायद वो अपने अपने स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि अच्छी आदतों के एडॉप्शन में आपको बायोलॉजिकल सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। आपका शरीर किन आदतों के अनुरूप कुदरत ने बनाया है। फिर से हम जिम के एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी सेहत के लिए कुछ ना कुछ हरकत शरीर में करना जरूरी है। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं। आप देखिए, चारों एक्टिविटीज हैं। इन चारों एक्टिविटीज से आपको अच्छी सेहत मिलने में मदद मिलती है। लेकिन हर कोई जिम में जाके मेहनत नहीं कर सकता, हर कोई पार्क में जाके जॉगिंग नहीं कर सकता, और हर किसी का शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो योगा आसन कर सके। तो बायोलॉजिकल फ्रेम सबका अलग अलग है, कुदरत से मिली ताकत सबके पास अलग अलग है। तो आप किन आदतों को अडॉप्ट करें, उन किन फैसलों को आप लें जो आपके भविष्य में आपकी राह को आसान कर दें, उसके लिए जरूरी है आपको अपने बॉडी के फ्रेमवर्क, बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क को समझना। तो दोस्तों, आज हमने 3 बातें सीखी कैसे रिजल्ट्स अच्छी आदतों और बुरी आदतों के अडॉप्शन में मदद करते हैं। अच्छी आदतों के साथ अगर आप रिवॉर्ड सिस्टम को जोड़ दें तो उनका अडॉप्शन आसान हो जाता है। और तीसरी बात, अगर आप अपनी बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स को समझ लेते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि किन आदतों के लिए आपकी बॉडी सुइटेबल है, किन आदतों के लिए आपका माइंड सुइटेबल है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंत में आपको वो गुरु मंत्र बताएंगे जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो बच्चे अक्सर एग्जाम देने से पहले नर्वस हो जाते हैं, उनकी तैयारी पूरी होती है, वो नर्वस इतना ज्यादा हो जाते हैं कि वो एग्जाम में जाके सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा बड़ों के साथ भी होता है। ऐन मौके से पहले, किसी बड़े मोमेंट से पहले हम इतना ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि हमारी अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ पाती। इस चीज को जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में नाम दिया है प्री गेम जिटर्स का, यानी कि ऐन मौके पर नर्वस हो जाना
और सारी तैयारी होते हुए भी सब कुछ स्पॉइल कर देना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आपने वीरेंद्र सहवाग के बारे में सुना होगा कि वो इनिंग की शुरुआत करने से पहले या किसी माइलस्टोन पर पहुंचने के दौरान गाना गाया करते थे। ऐसा वो इसलिए किया करते थे ताकि उनका ध्यान इस बात पर ना जाए कि वो किसी माइलस्टोन पर पहुंच गए हैं, उनका दिमाग ओवर कॉन्शियस ना हो जाए और वो नर्वस ना हो, वो नॉर्मल रहे, वो अपना नेचुरल गेम खेल सके। इस चीज की अगर आप साइकोलॉजी को समझें तो अगर आप अपने दिमाग को ओवर कॉन्शियस होने से, अननेसेसरी प्रेशर में आने से बचाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिसेस के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए जो आपके परफॉर्मेंस को आगे चलकर बड़े मौकों पर एनहांस कर सके। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों में पढ़ाई के दौरान गाने सुनने की आदत है। ये चीज उनको रिलैक्स करती है, यानी कि थोड़ी देर उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद वो ब्रेक लेते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। आप इस रिचुअल को एग्जाम्स में भी रिपीट कर सकते हैं। अब एग्जाम में आप गाने तो नहीं सुन सकते, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिसेस के दौरान कुछ ऐसा काम किया है, जैसे कि एक आधे घंटे की पढ़ाई के बाद आप 5 मिनट तक कुछ नहीं करते, शांत बैठते हैं, तो ये शांत बैठना वो रिचुअल बन जाएगा जो आपको एग्जाम्स के दौरान काम आएगा। आप एग्जाम्स में बैठेंगे और जैसे ही आप नर्वसनेस का फेज शुरू होगा और आपको पता है कि आपको शांत बैठना है, तो आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा और आप नर्वस होने से बच जाएंगे। अगर आप एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए हैं तो तैयारियों के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई ना कोई रिचुअल अपनी प्रैक्टिसेस के दौरान फॉलो करना शुरू करें। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने आधे घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद आप अपने ईश्वर को, अपने भगवान को 5 मिनट के लिए याद कर लें। आप पानी पीने की आदत को एक रिचुअल बना सकते हैं। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे और आपको नर्वसनेस फील होगी, तब आप इस रिचुअल को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिसेस के दौरान आपने ये रिचुअल फॉलो किया है, आपने पढ़ाई की, आपने ब्रेक लिया और उस ब्रेक में कुछ ना कुछ ऐसा एक रिचुअल बनाया और उसके बाद आपने फिर पढ़ाई की, आपका वही फोकस, वही कंसंट्रेशन बना रहा। यही चीज जब आप एग्जाम में जाएंगे, तब आप जब नर्वस होना शुरू होंगे और जो रिचुअल आपने प्रैक्टिस किया है उसको यूज करेंगे, उस रिचुअल के यूज करने के बाद में आप फिर से वही फोकस और वही अटेंशन पा पाएंगे। तो दोस्तों, जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स को हमने पढ़ा और इस किताब पर 4 वीडियो बनाए हैं। आप इन वीडियोस को हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल पर डिटेल्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो नई किताब के साथ फिर से आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।